तो किस्मत की खा गए मंत्री जी, शक्तिमान जी, किस्मत की आपको मिल गई। अदरवाइज आज जनता पढ़ी लिखी है, आज जेंजी ने दिखा दिया कि कुछ नहीं है, कोई काम होने चाहिए। जो काम आप नहीं कर रहे हैं, आपने 15 साल से अपना खूब भला किया। 200 बीघा में मेरा रिजॉर्ट है, मेरी बिल्डिंग है, हर बिल्डिंग में आपकी बिल्डिंग है, हर जमीनों में आपकी जमीनें हैं। आपने ये तो खूब किया। मैं खुलकर बोलूंगी क्योंकि सोनिया आनंद को कोई डर नहीं। सोनिया आनंद ने कोई किसी की जमीनें नहीं खाई, सोनिया आनंद ने कोई किसी का मकान नहीं खाया, सोनिया आनंद ने कोई पुश्ते का पैसा नहीं खाया। उसमें सतपाल महाराज खुल करके उसका नाम ले रही हूँ। वो महाराज झूठे महाराज हैं, झूठे, सिर्फ उन्होंने दिखावे के महाराज हैं वो। उन्होंने बाकी यहाँ पे सब प्रॉपर्टियों का काम किया। जॉर्ज एवरेस्ट में शक्तिमान और मुख्यमंत्री धामी और साथ में सतपाल महाराज जी की पूरी मस्ती से जॉर्ज एवरेस्ट को बेच दिया गया है। इस आवाज को मैं तब तक उठाऊंगी जब तक मैं जॉर्ज एवरेस्ट वापस नहीं लेके आऊंगी। कांग्रेस के अंदर वाले ही बोलते हैं, अगर हम मसूरी विधानसभा की बात करें कि 2-3 धड़े बटे में। पिछली बार मंत्री जी आए थे हरक सिंह रावत जी मसूरी में, तो उन्होंने भी स्टेज से बोला था, 3 बार रिपीट किया था। तो उन्होंने ये भी कहा था कि इशारा समझो 3 बार क्यों रिपीट करता। तो अगर किसी एक को टिकट मिलता, मान लीजिए आपको टिकट मिलता है, लोग एक साथ जुड़ेंगे। हमारी नगर पालिका अध्यक्षा जी आती है वहां पर, उनको नक्शा नहीं देखना आ रहा, वो आधे घंटे उस नक्शे में उलझी रही। नक्शा तो बहुतों को देखना नहीं आता है। ऐसा नहीं, अगर आप किसी पोस्ट पर है तो आपको नहीं, उसके लिए तो अधिकारी होगा ना। नॉलेज, मैं तो जानती हूँ नक्शा देखना। नहीं, हर एक नहीं जान पाएगा। मैं तो पूरा नक्शा आप मुझे दीजिए, मैं पूरे भारत का नक्शा देख करके बता दूंगी। अगर हम पढ़े लिखे लोगों को भी ये सब चीजें नहीं आएंगी तो हाउ कैन मैनेज। ठीक है, नक्शा थोड़ा टेक्निकल हो गया। करप्शन हुआ है सैन्य धाम में। आप क्या बात कर रहे हैं, ये सवाल ही नहीं है, ये सवाल ही करने वाला नहीं है। करप्शन, वो तो पूरा कुछ था ही नहीं। वो तो उन्होंने दिखावा करके सेना के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक एजेंडा बनाया और सारा करप्शन उसमें, क्योंकि नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे तभी तो अपनी जेबें भरी जाएंगी। प्रोजेक्ट तब लेके आइए जब आपकी हैसियत हो उस पर काम करने की। आज मकड़ैत गांव में बड़ा ही खूबसूरत तरीके से एक मिनरल वाटर आता है, लेकिन आज वहां के लोग प्यासे मर रहे हैं, वहां पानी नहीं। आप जाइए, आप कवर करिए उसको। कुछ टाइम पहले मसूरी में मंत्री जी ने एक बैठक करी थी जहां पर उन्होंने तो हड़का दिया सब विभाग। देखिए ये बहाना, उन्होंने बोल दिया काम नहीं होगा तो ट्रांसफर हो जाएगा। नो, ये बिल्कुल गलत है। हड़काने से अधिकारियों को काम नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक दिखावा है। आप सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं, एक पिक्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं कि देखिए मैं डांट रहा हूं। अरे आप मंत्री हैं, आप 4 साल से, आप तो 15 साल से हैं, आपने क्यों नहीं तब आपको होश नहीं आ रही। आज अब अपने पाप को छुपाने के लिए शक्तिमान जी, अपने पापों को ढकने के लिए आप अधिकारियों को हड़का के अपने पाप से और अपना पल्ला झाड़ दे रहे हैं। और मेरा जो एक शौक है वो लोगों की सेवा करने का शौक है। और मैं चाहती हूँ, देखिए राजनीति को अलग रखते हुए अगर मैं आज अपने आप को देखती हूँ तो मेरा, अगर मैं ये कहूँ कि मेरा यॉनर एक म्यूजिक भी रहा है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों से मेरा जुड़ना, एक परिवार जोड़ना। और जब मैं दुखी और लोगों को परेशान देख रही हूँ आज, तो लोग मुझे बुला रहे हैं, मैंने काम इतना किया है। नमस्कार, तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। अभी हम देहरादून में हैं और देहरादून में हम हैं सोनिया आनंद रावत जी के साथ। मैम, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमसे बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत थैंक्स कि आप मेरे इंटरव्यू के लिए मेरे पास आए। थैंक यू मैम। पिछले साल आपदा आई थी मसूरी देहरादून रोड में पूरी, वापस हालात थोड़े खराब हो गए, आपने भी सुना है। रास्ते कहीं कहीं पे दोबारा जहां बने थे वहां पर दोबारा टूट रहे हैं। और भी विधानसभा है मसूरी की जहां प्रॉब्लम आई है। आपने विजिट किया उन जगह पे? यस, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने, आपके सभी दर्शकों का, अपने सभी जितने भी लोग देख रहे हैं उनको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और सबसे पहली बात, मैं आपको, अभी आपने मुझसे एक सवाल किया कि जहाँ पर रोड्स बनी थी वो दोबारा कैसे टूट गई। मैंने जो गैस किया, जो मैंने फील किया, जो मैंने देखा, तो रोड्स तो कहीं बनी ही नहीं। केवल रोड्स को एक दिखावा किया गया, उसके ऊपर टाट लगा दिया गया, मिट्टी के ऊपर जो है ये दिखाया गया कि हमने अभी जो गिरा है वो पुश्ता लगाया था उन्होंने, वापस गिरा है वो। पुश्ता मुझे नहीं लगता। देखिए मैंने जितनी जगह पुश्ते देखे, क्योंकि आई हैव गुड नॉलेज कंस्ट्रक्शन का, मुझे अच्छा खासा समझ है। पुश्ते क्या है, आप वहीं का पत्थर उठा रहे हैं, वहीं की बजरी आप उठा रहे हैं और आप 10-15 कट्टे सीमेंट के ला करके आप पुश्ता खड़ा कर दे रहे हैं, तो नहीं हो सकता उससे जब तक आप आरसीसी का काम नहीं करवाएंगे। क्योंकि इस समय हमारा बहुत ही नाजुक स्थिति बनी हुई है और हमें आरसीसी की बहुत ज्यादा नीड पड़ेगी। हमें तरीके से पुश्ते लगाने होंगे। अगर हम बार बार पैसा खर्च कर रहे हैं और उसको वो यूजलेस हो रहा है, वो पैसा जो भी लगा रहे हैं। तो जो सेंटर से पिछली बार 1200-1300 करोड़ आया था वो कम पड़ रहा है, यानी और चीजों में पैसे की जरूरत और है। देखिए 1200-1300 करोड़ का हिसाब किसके पास है और कहाँ लगा है वो पैसा, इट्स द क्वेश्चन।
वो पैसा मुझे नहीं लगता है कहीं विधानसभा में लगा है। और मैं तो शक्तिमान जी से सवाल करना चाहूंगी कि मुझे आप ये बताइए, पता है कि पूरे साल भर में आपदा आती है यहाँ पे, आपका रेनी सीजन शुरू हो जाता है जून से, जून फर्स्ट वीक से आपका मॉनसून आ जाता है। उसके बाद हम डरते भी हैं कि जुलाई में जरूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। मसूरी इस समय सबसे नाजुक स्थिति में है। तो मंत्री जी, शक्तिमान मंत्री जी कहाँ थे कि उन्होंने पूरे साल भर से क्यों नहीं तैयारियां करी, ये बताइए मुझे। पिछली बार जो हमने बाढ़ झेली है वो इस साल हम क्यों झेल रहे हैं? मतलब आपने रोड्स कहीं पे मैनेज नहीं करी, आपने कहीं पे लोगों के घर बह जा रहे हैं, आपने कहीं पूछने का काम नहीं हुआ, और जहां हुआ भी है वहां आपने 50-50 लाख रुपए का, मैं मकड़ैत गांव अभी गई थी, वहां पे इन्होंने 48 लाख रुपए का पुश्ता दिखाया है। और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मेरे साथ एक बार चले और उसको दिखाइए आप जनता को कि वो 48 लाख रुपए का हिसाब किसके पास है, मुझे बताइए। वही कि तो इतना 3 फीट का पुश्ता है, पुश्ता भी नहीं है वो, वहीं से पत्थर इकट्ठा किया क्योंकि नदी है, और वहीं से बजरी इकट्ठी की, और मुश्किल से 10 या 15 कट्टे उस पर सीमेंट के लगे होंगे, और 4 दिन की दिहाड़ी में वो खड़ा कर दिया गया। तो मुझे ये बताइए वो 48 लाख रुपए का हिसाब कहाँ है? मुझे दीजिए ना 48 लाख रुपया, मैं आपको 8 फीट का आरसीसी का लगा के देती हूँ। तो कहीं ना कहीं देखिए बंदरबाट जो पैसे की चल रही है वो सहन करने लायक नहीं है, और इसको हम सहन नहीं कर रहे हैं, कर भी नहीं पा रहे हैं। मतलब आप ये देखिए ना, जनता परेशान है और मंत्री जी जो है वो कहते हैं कि मैंने यहाँ पे काम करवा दिया, और कितने गाँव ऐसे जहाँ वो नहीं पहुंच पाए हैं। मैं आपको लिस्ट दूं, बासा घाट से लेकर के, है ना। मैं एक जानना चाह रहा था, लोग आपको क्यों बुला रहे हैं? मैं 3-4 दिन से आपको फोन, कभी आप बोल रहे हैं यहाँ बिजी हूँ, कभी वहां बिजी, तो लोग आपको बुला क्यों रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने कोरोना काल से मसूरी विधानसभा में बहुत सर्च किया है, बहुत काम किया है, और मेरा जो एक शौक है वो लोगों की सेवा करने का शौक है। और मैं चाहती हूँ, देखिए राजनीति को अलग रखते हुए अगर मैं आज अपने आप को देखती हूँ तो मेरा, अगर मैं ये कहूँ कि मेरा यॉनर एक म्यूजिक भी रहा है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों से मेरा जुड़ना, एक परिवार जोड़ना, और जब मैं दुखी और लोगों को परेशान देख रही हूँ आज, तो लोग मुझे बुला रहे हैं। मैंने काम इतना किया है मसूरी विधानसभा में, आज से काम नहीं कर रही हूँ, मैं पिछले 12-13 सालों से मसूरी विधानसभा में काम कर रही हूँ। मुझे मसूरी से बहुत प्यार है, मसूरी से क्यों पूरे उत्तराखंड से प्यार है। हमारे पहाड़ों की रानी कहा जाने वाला मसूरी आज जो है सत्यानाश की तर्ज पर शक्तिमान जी ने पहुंचा दिया, तो इससे बड़ा और मैं नहीं समझती कि कोई सवाल जवाब हो सकता है। आप ये देखिएगा कि जहां लोगों को आज रेडी पटरी वालों की बात करती हूँ तो मेरी आत्मा दुखी होती है कि हमारे पास इतने स्पेसेस थे। आपने झूला घर, वहां झूला क्या कर रहा है मुझे बताइए? झूला घर में आपने बड़ा झूला खड़ा किया हुआ है, वहां पे अच्छी खासी मार्केट बन सकती थी, लेकिन आपने नहीं किया। आप पंपिंग योजना की बात करेंगे, आप कहाँ सवालों के, आप बताइए ना, सवाल ही सवाल है, जवाब तो कुछ नहीं है। तो हम जवाब मांग रहे हैं शक्तिमान जी से, लेकिन शक्तिमान जी दौड़ रहे हैं। शक्तिमान जी क्यों दौड़ रहे हैं? जवाब दीजिए ना, मेरे सामने बिठाइए आप शक्तिमान जी को, कराइए आप डिबेट, मेरे सवालों के जवाब देंगे वो। ये बताइए ना, पंपिंग योजना फेल हो जाती है, हमारे पास कहीं कोई पानी की कमी नहीं है, हमारे पास अपना मिनरल वाटर है, लेकिन हम लोग उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग मशीन्स लगा के, आज मकड़ैत गांव में बड़ा ही खूबसूरत तरीके से एक मिनरल वाटर आता है, लेकिन आज वहां के लोग प्यासे मर रहे हैं, वहां पानी नहीं। आप जाइए, आप कवर करिए उसको। कुछ टाइम पहले मसूरी में मंत्री जी ने एक बैठक करी थी जहां पर उन्होंने तो हड़का दिया सब विभाग। देखिए ये बहाना, उन्होंने बोल दिया काम नहीं होगा तो ट्रांसफर हो जाएगा। नो, ये बिल्कुल गलत है। हड़काने से अधिकारियों को काम नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक दिखावा है। आप सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं, एक पिक्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं कि देखिए मैं डांट रहा हूं। अरे आप मंत्री हैं, आप 4 साल से, आप तो 15 साल से हैं, आपने क्यों नहीं तब आपको होश नहीं आ रही? आज अब अपने पाप को छुपाने के लिए शक्तिमान जी, अपने पापों को ढकने के लिए आप अधिकारियों को हड़का के अपने पाप से और अपना पल्ला झाड़ दे रहे हैं। नो, कतई नहीं, ये मंत्री जी का फॉल्ट है, ये शक्तिमान इसमें जो है पूरे गलत है। जलस्थान के जो एक्शन थे उनको भी ट्रांसफर कर दिया, नए बंदे ये सब दिखावा है। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं, मैं बिल्कुल स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। शायद मेरी जैसी महिला होती तो उनको बिठा करके काम कराती। आप ये बताइए, ट्रैफिक के लिए हम लोग बहुत अच्छा एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं। आई हैव रोड मैप, है मेरे पास वो रोड मैप। हम यहाँ से भेजते हैं, पीछे साइड से उतारते। आपने पूरी रोड नहीं बनवाई। कहाँ गई आपकी रोड? किमाड़ी वाली रोड कहाँ है मुझे बताइए? आपने लोगों के घरों के आगे से जो है सारा, आप कह रहे हैं हमने इधर से जो है रोड खोल दी है और ऊपर से उतरेगा और यहाँ से घूम के आएंगे। अरे व्हाट इज दिस यार? आपको नॉलेज ही नहीं है। आप तो किस्मत की खा गए मंत्री जी, शक्तिमान जी, किस्मत की आपको मिल गई। अदरवाइज आज जनता पढ़ी लिखी है, आज जेनजी ने दिखा दिया कि कुछ नहीं है, कोई काम होने चाहिए।
जो काम आप नहीं कर रहे हैं, आपने 15 साल से अपना खूब भला किया। 200 बीघा में मेरा रिजॉर्ट है, मेरी बिल्डिंग है, हर बिल्डिंग में आपकी बिल्डिंग है, हर जमीनों में आपकी जमीनें हैं, आपने ये तो खूब किया। मैं खुलकर बोलूंगी क्योंकि सोनिया आनंद को कोई डर नहीं। सोनिया आनंद ने कोई किसी की जमीनें नहीं खाई, सोनिया आनंद ने कोई किसी का मकान नहीं खाया, सोनिया आनंद ने कोई पुश्ते का पैसा नहीं खाया। मैं खुलकर की बात बोलूंगी और मैं हर मंच पर बोलूंगी, और अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है, मैं हर जगह जाकर के बैठ करके बोलूंगी। आप मुझे बताइए, हमारे फौजियों का इतना अपमान कर दिया आपने। आपने जो है सैन्य धाम का भी आप सारा आपने बर्बाद किया है। अपने लोगों को आप बजट पे बजट दे रहे हैं, कहाँ है आपका सैन्य धाम? करप्शन हुआ है सैन्य धाम में। आप क्या बात कर रहे हैं? ये सवाल ही नहीं है, ये सवाल ही करने वाला नहीं है। करप्शन वो तो पूरा कुछ था ही नहीं, वो तो उन्होंने दिखावा करके सेना के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक एजेंडा बनाया, और सारा करप्शन उसमें, क्योंकि नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे तभी तो अपनी जेबें भरी जाएंगी। प्रोजेक्ट तब लेके आइए जब आपकी हैसियत हो उस पर काम करने की। सोनिया आनंद तब प्रोजेक्ट लेके आएगी जब वो हैसियत रखेगी कि मुझे बनाना है। मंत्री जी से जब पूछते हैं इसी करप्शन के बारे में कि लोग आप पे आरोप लगा, तो उनका कहना है आरोप ही लग रहे हैं, अभी तक सिद्ध कुछ हुआ नहीं है, ये सिर्फ आरोप है। ये तो हाई कोर्ट से सिद्ध हो चुका है, ये तो हाई कोर्ट से सिद्ध हो चुका है। सरकार है आपकी। आप मुझे बताइए, अभी इनके खिलाफ जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला है, तो कहाँ कैसे सिद्ध करना है? और पकड़ के सिद्ध करना है उनको, या गाड़ी में उनको पकड़ के बिठा करके सिद्ध करना है? कैसे सिद्ध करना है? अरे जनता के सामने जवाब दो ना, सामने आके बैठो सोनिया आनंद के सामने और आप बताओ कि कहाँ से आपने इतनी संपत्ति जोड़ी है। आय से अधिक संपत्ति में धामी जी ने अपनी कुर्सी के नीचे क्यों फाइल दबाई हुई है? अपनी सरकार को बदनाम ना हो मेरी सरकार के मंत्री, इसलिए दबाई हुई है। चीटर, ही इज अ चीटर। शक्तिमान इज अ चीटर, ये मैं खुल के बोलती हूं। मुझे कोई किसी का डर नहीं है, और जो भी हमारे उत्तराखंड का पैसा खाएगा, जो भी मंत्री संतरी कोई भी होगा, उसके लिए सोनिया आनंद आवाज उठाएगी। आई हैव नॉलेज, आई एम इंटेलिजेंट, जानती हूं मैं काम करना। हमने बचपन से काम किए हैं समाज के लिए। मेरा मेन रीजन आपके साथ आज बात करने का ये था कि कांग्रेस ने एक सर्वे चलाया है, अब आपका नाम भी आ रहा है उसमें सर्वे में, मसूरी विधानसभा से। देखिए, मुझे कई लोगों ने बोला कि नाम आ रहा है, तो मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि जनता मुझे पसंद कर रही है। मैं ऑनर फील करती हूँ कि आज लोग मुझे प्यार करते हैं, लोग मुझे इस प्रेम भाव से बुला रहे हैं, लोग अपनी समस्याएं मुझे गिना रहे हैं। और क्यों गिना रहे हैं? क्योंकि शक्तिमान जी वहां पर नहीं पहुंचते हैं, इसलिए लोग मुझे ढूंढ रहे हैं वहां पर। पता है कि मैंने काम करवाए। और रियली मैं आपको कह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से, चाहे गलजवाड़ी क्षेत्र हो, हमारी हरी कला पूंजी थी, वहां पर प्रधान थी, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था। उनकी लड़ाई मैंने लड़ी है, उनकी लड़ाई लड़के आज वो उनको अथॉरिटी मिली अब काम करने की। ऐसे बहुत सारे लोगों को शक्तिमान जी की जेब में, डीएम साहब को वो बोलते हैं मेरी जेब में है, अपमान भी करते हैं डीएम साहब का। सवीन बलसर जी का कैसे उन्होंने अपमान किया, उनको कहते हैं जेब में भी है। आप फोन भी करते हैं एसडीएम को, एडीएम को कि ये काम रुकना चाहिए। अरे तुम लोग तो लोगों को काम नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस का इसलिए काम नहीं करने दे रहे हैं आप लोग। तो कहीं ना कहीं अब जाकर के लोगों के रास्ते खुले हैं, मैंने खुलवाए हैं, मैंने काम कर रही हूं मैं। और मैं चाहती हूँ, देखिए मेरा मकसद ये नहीं है कि बीजेपी का है, ये कांग्रेस, बीजेपी के लोग सारे मेरे मित्र हैं, सब लोग मेरे परिचित हैं। अब बीच में जुगरान जी के साथ घूम रहे थे। बिल्कुल, मुझे मिलते हैं, मेरे सम्माननीय भाई हैं। देखिए मैंने कहा ना, राजनीति से पहले मेरा रिश्ता है। टिकट मिलता तो फाइट करेंगे उनके साथ आप? देखिए, ये तो ईश्वर की कृपा होगी। अगर आमने सामने होगी तो जरूर फाइट करेंगे, क्यों नहीं फाइट करेंगे? जो भी होगा आमने सामने मेरे, उससे फाइट होगी, और अच्छी वाली फाइट होगी। मैं क्यों नहीं बुरा कहूं? मैंने कोई जुगरान जी का कोई गलत काम तो देखा नहीं। गामा जी भी मुझे मिलते हैं कई बार। भाई आपके बीजेपी के लोग हैं, आपकी बीजेपी ही आपके खिलाफ सवाल कर रही है, लेकिन आपके पास जवाब नहीं है। आप दोनों एक ही तरह के सवाल पूछ रहे हैं। जैसे आप बीच में आप दिखे जुगरान जी के साथ, आप भी सेम सवाल उठा रहे हैं, वो भी सेम सवाल उठा रहे हैं अपनी सरकार से। देखिए, उनकी सरकार है, ये सरकार उनकी पूछे उनसे कि तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो। मेरा तो उठाने का कर्तव्य है। आई एम ऑपोजिशन, मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हूँ, मैं राहुल गांधी से बिलोंग करती हूँ, मैं इंदिरा गांधी जी की मेरी आदर्श है, तो मैं क्यों नहीं सवाल करूंगी? मेरा कर्तव्य है सवाल करने का। लेकिन अब ये बीजेपी को अपनी पार्टी के लोगों से पूछना होगा कि आप क्यों सवाल कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पार्टी के अंदरूनी कलह है, कहीं ना कहीं पार्टी के लोग सेटिस्फाइड नहीं है शक्तिमान जी से। अब आप मुझे ये, आपने खुद ही सवाल किया, खुद ही जवाब दे दिया। अब आप देखिए ना, जब कांग्रेस पार्टी के लोग सवाल करते हैं तो बीजेपी चिल्लाती है कि कोई जवाब नहीं है शक्तिमान जी के पास। आज आपकी बीजेपी की पार्टी के लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, तो दीजिए ना उनके सवालों के जवाब दीजिए, बताइए उनके सवालों के जवाब। आज इनकी पार्टी के लोग जो है मसूरी विधानसभा के ऊपर क्यों इतनी चर्चा कर रहे हैं?
आप ये देखिए, आज से 10 साल पहले जब मैं कहती थी यहाँ पर काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो कोई कुछ बोलने के लिए नहीं आता था। लेकिन ये मेरी आवाज का नतीजा है कि आज मसूरी विधानसभा में आज बात यहाँ तक आ गई कि अब शक्तिमान जी को लोग आमने सामने से सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो भागते हैं हर जगह। आपने देखा होगा, हमारी जसवीर कौर जी हैं, हमारे मसूरी से महिला की मसूरी अध्यक्ष है वो, और आप देखिए उन्होंने काले झंडे दिखाए, कहाँ मंत्री जी भाग जाते हैं। हमारे गुनसोला जी हैं, हमारे अन्य लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए बड़ी ईमानदारी से अपना रोल निभाया है। हम तो गुनसोला जी को अपना आदर्श मानते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने कभी कोई करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है, कुछ नहीं है, जिन लोगों ने बिल्कुल तरीके से काम किया। आपने जो है लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है पूरी बीजेपी सरकार ने, और खासकर मसूरी विधानसभा में जो हालत है आज सड़कों की, रोड्स की, आप देखिए हर कोई, आप कहीं भी मेरे साथ चलिए, आज हर कोई रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि आपने 15 साल में मलाई खाई है, आपने काम नहीं किया, और मलाई खा खा के आप हेल्दी हो गए हैं, लेकिन आपको आज जनता ढूंढ रही है, आप भागना शुरू है। शक्तिमान जी भाग रहे हैं, आज काम नहीं कोई कर रहा है। आपने मैम कहा कि जेनजी ने दिखा दिया सरकार को कि झुकना पड़ेगा जेनजी के आगे। अगर जेनजी जो है वो बीजेपी को अभी, यानी जो सरकार है उसके खिलाफ खड़ी है, पर क्या जेनजी जो है वो कांग्रेस को वोट देगी, वोट में कन्वर्ट होगा वो? देखिए मैं क्या आप घूम रहे, आपके साथ जोड़ रहे जेनजी? देखिए मैं आपको सबसे पहले बात क्लियर करती हूँ। हाँ। जेनजी देश और दुनिया की वो ताकत है जो हमारा आने वाला यूथ है, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के बच्चे हैं, और उस जेनजी को मैं प्रणाम करती हूँ कि उस जेनजी ने ये दिखा दिया कि हम ताकतवर हैं। मोदी जी बीत गए, अब गया जमाना मोदी जी का, इन सबका जमाना गया, लेकिन आगे आने वाला भविष्य हमारा जेनजी का है। और जो राहुल गांधी जी जिस तरीके से अभी बैक उसमें आए हैं, बिल्कुल सामने देखा आपने, थ्रोबैक किया उन्होंने, वो इसीलिए किया कि वो जेनजी की आवाज बने हैं। आप ये देखिए कि मैं ये कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज वो एक आवाज बने, उन्होंने उनकी तकलीफ को समझा। यही तकलीफ अगर बीजेपी ने समझी होती तो बात कुछ और होती। तकलीफ नहीं समझी गई, तभी उनको सड़कों पर आना पड़ा। और मैं तो इतना मतलब विचलित हूँ इस चीज से कि मेरी बेटी भी वहां पे हो सकती थी बैठी हुई, आपके बच्चे भी हो सकते थे, किसी के बच्चे हो सकते थे। जिस तरह की हरकतें भाजपा सरकार ने की है, जिस तरह की चंदा चोरी भाजपा सरकार ने की है, वो वाकई बड़े शर्मसार करने वाली बात है। और ये कहने वाली बात भी नहीं है। आज जेनजी ने दिखाया कि हम किसी के नहीं हैं, हम उसके हैं जो देश की सेवा में तत्पर है, जो देश की बात करेगा, जो युवाओं की बात करेगा, जो नौकरी की बात करेगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था की बात करेगा। तो आज जेनजी जो ताकतवर है भी, आप ये देखिए कि आज उन्होंने दिखा दिया, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया ना, तो आज कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी एक चर्चा का विषय है, और इसके लिए बहुत बड़ी चर्चा होनी भी चाहिए कि आज देश का युवा जिस और अग्रसर है, वो एक राह, बहुत कठिन राह हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छी राह है कि आज देश का युवा आगे बढ़ रहा है, चल रहा है, और अपने सवाल रख करके अपनी बात को मनवा भी रहा है। ये बड़ी बात है। मैम, अब जैसे चुनाव बहुत नजदीक आने वाले हैं, तो चुनाव में कांग्रेस के अंदर वाले ही बोलते हैं, सिर्फ अगर हम मसूरी विधानसभा की बात करें, कि 2-3 धड़े बटे में। पिछली बार मंत्री जी आए थे हरक सिंह रावत जी मसूरी में, तो उन्होंने भी स्टेज से बोला था, 3 बार रिपीट किया था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि इशारा समझो मैं 3 बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ। तो अगर किसी एक को टिकट मिलता है, मान लीजिए आपको टिकट मिलता है, लोग एक साथ जुड़ेंगे उस केस में? देखिए मैं सोचती हूँ कि चुनाव हमेशा जनता का होता है। हमेशा से शक्तिमान जी कहते हैं ये तो मेरी सीट है, ये मेरी सीट है, मेरे लोग हैं। नो, ये बीजेपी की सीट है, ये कांग्रेस की सीट है। नो, ये जनता की सीट है, और जनता जिसको चाहती है बनाती है। आज ये पूरा जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चेंज चाहती है नहीं चाहती है। इसलिए कोई कितना भी ताकत लगाए, कोई कितना भी जोर लगाए, कोई कुछ भी करे, जिसको जनता चाहेगी उसको कोई नहीं नकार सकता। और मैं समझती हूँ कि मैंने आज जो जनता के बीच में अपनी पकड़ बनाई है, मैं पार्टी की बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ, चाहे गूंज संस्था के माध्यम से, आप ये देखिए मैंने मेन मसूरी से स्वेटर्स तक बनवाई हैं महिलाओं से, अचार तक डलवाए हैं। तो वो आज महिलाएं मुझे क्यों प्यार करती हैं? इसीलिए करती हैं क्योंकि मैंने जमीन पे रह करके लोगों से काम करवाया है, और उनको एक अच्छा मुनाफा भी करवाया है। संस्था के माध्यम से हमने ब्लड कैंप्स लगाए, मतलब बहुत सारे। अभी मैंने सम्मेलन किया था, महिला सम्मेलन मसूरी में, तो मैं सोचती हूँ कि
वैसे तो मैं ये जरूर कहूंगी कि पार्टी में सब ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी सब एक है, जिसको टिकट मिलेगा उसके लिए काम किया जाएगा। लेकिन मैं फिर आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अगर मैं अपनी पर्सनल बात करती हूँ, और पर्सनल एज ए सिंगर, एज ए सोशल वर्कर, एज ए एंटरप्रेन्योर, तो वो मैंने जो इमेज बनाई है लोगों के बीच में, वो मुझे उस पर बड़ा गर्व महसूस होता है कि अगर आज मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, मैं लोगों के बीच में हूँ, तो सिर्फ अपने कामों की वजह से, अपने अच्छे कार्यों की वजह से, और लोगों के दुख सुख में खड़ा होना मेरी पहली प्राथमिकता है। लोगों के साथ मजबूती से खड़े होना मेरी पहली प्राथमिकता है, और ये मैं पर्यंत जीवन रखूंगी। मैंने राजनीति से बहुत ऊपर उठ करके परिवार जोड़ने का काम सोचा है कि मेरे साथ बहुत सारे, मेरा ये जो कुनबा है वो बहुत बड़ा हो, और ये होगा। इसको मैं आपको दिखाऊंगी प्रूव करके कि लोग तभी आपके साथ खड़े होते हैं जब आप उनकी पीड़ा को समझते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ आज हमें समझने की बहुत जरूरत है पार्टी के सभी लोगों को, और मैं तो ये मानती हूँ कि कभी किसी का दुख सुख हो तो हर कार्यकर्ता को उसके दुख सुख में खड़ा होना चाहिए। आप देखिए, जॉर्ज एवरेस्ट की बात हुई थी तो मैं अकेली उस समय खड़ी थी, लेकिन हमारी पार्टी पूरी सारी, और अकेले मैंने उसकी लड़ाई लड़ी है। तो इस चीजों को नकारा नहीं जा सकता, और जॉर्ज एवरेस्ट मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि मैं जॉर्ज एवरेस्ट वापस जरूर लेके आऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि वो हमारे युवाओं का है। तो लोकल पब्लिक फिर जा सकेगी जॉर्ज एवरेस्ट? अरे लोकल पब्लिक का ही है जॉर्ज एवरेस्ट, वहां के लोगों का है। वो कोई शक्तिमान जी का पर्सनल जॉर्ज एवरेस्ट नहीं है। अब तो बुलाया भी नहीं जाता, उनकी कुछ एनिवर्सरी होती है जॉर्ज एवरेस्ट की, तो इस बार बुलाया भी नहीं किसी, मतलब बाहर वाले अलाउड भी नहीं थे। यस, आप ये देखिए कि लोगों का रास्ता तक वहां से बंद कर दिया गया। हमारी नगर पालिका अध्यक्षा जी आती है वहां पर, उनको नक्शा नहीं देखना आ रहा, वो आधे घंटे उस नक्शे में उलझी रही। नक्शा तो बहुतों को देखना नहीं आता है। ऐसा नहीं, अगर आप किसी पोस्ट पर है तो आपको नहीं, उसके लिए तो अधिकारी होगा ना। नॉलेज, मैं तो जानती हूँ नक्शा देखना। नहीं, हर एक नहीं जान पाएगा। मैं तो पूरा नक्शा आप मुझे दीजिए, मैं पूरे भारत का नक्शा देख करके बता दूंगी। अगर हम पढ़े लिखे लोगों को भी ये सब चीजें नहीं आएंगी तो हाउ कैन मैनेज? नक्शा थोड़ा टेक्निकल हो गया। आप ये देखिए कि हम लोग इसकी चर्चा करेंगे तो मैडम को वहां पर खुलवाना चाहिए था ना रास्ता, हमारे गांव के लोगों का रास्ता। वो गए थे, उसके बाद कुछ हुआ नहीं, मतलब होना चाहिए। उन्होंने कहा शाम तक रास्ता खुलेगा, गाड़ियों से आई वो तमतमाती भी, शायद वहां पर सोनिया आनंद होती तो वो रास्ता बंद भी नहीं होने देती, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ता, और जॉर्ज एवरेस्ट हमारे हाथ में रहता। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे हाथ से चला गया। उसमें सतपाल महाराज खुल करके उसका नाम ले रही हूँ, वो महाराज झूठे महाराज है, झूठे, सिर्फ उन्होंने दिखावे के महाराज है वो, उन्होंने बाकी यहाँ पे सब प्रॉपर्टियों का काम किया हुआ। जॉर्ज एवरेस्ट में शक्तिमान और मुख्यमंत्री धामी, और साथ में सतपाल महाराज जी की पूरी मस्ती से जॉर्ज एवरेस्ट को बेच दिया गया है। इस आवाज को मैं तब तक उठाऊंगी जब तक मैं जॉर्ज एवरेस्ट वापस नहीं लेके आऊंगी। हमारे 25,000 युवा वहां पर इनडायरेक्ट डायरेक्ट एडजस्ट हो सकते थे नौकरी, जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं ना, उन सबको वहां पे रोजगार मिलता। हमारे रेडी पटरी वाले भी वहां पे इन्वॉल्व होते, रोजगार मिलता, हमारा प्रदेश फलता फूलता, लेकिन किसी ने नहीं सोचा। आप ये देखिए, आज हमारे पास टिहरी डैम है, हम बिजली का कितना बिल दे रहे हैं? जवाब देंगे आप मुझे, कितना बिल देते होंगे आप? 4-5 हजार रुपए नॉर्मल आदमी का बिल आ रहा है, और हर महीने आ रहा है। ये इतनी बड़ी व्यथा है कि हमारे पास टिहरी डैम होते हुए भी, हमारी बिजली अपनी होते हुए भी, हमारे सोलर प्लांट्स इतने होते हुए, उसका कोई हिसाब नहीं है हमारे पास। दीजिए मुझे जवाब, कहाँ गई उसकी इलेक्ट्रिसिटी? हमारे प्रदेश में बिजली मुफ्त होनी चाहिए थी, ये चोर सब खा के चले गए, चोरों ने सब खा लिया है। मुझे बताइए, जवाब दीजिए ना। वहां पर मछली पालन है मेरे ख्याल में, फिशेस भी शायद वहां पर कहीं ना कहीं टेंडर पड़ता है। वो कहाँ है, उसका हिसाब कहाँ है? बाहर के लोग कहाँ है उसका हिसाब? इतने बड़े बड़े हमारे प्रदेश में टूरिज्म, हमारे प्रदेश में ऐसा है, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। टूरिज्म आता है तो ओवरफ्लो काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाती है और मैनेज नहीं हो पाता ढंग से। मैं वही तो कह रही हूँ, आज आपने जो है केदारनाथ बद्रीनाथ के धाम खोल देते हैं आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। यू आर फेलियर गवर्नमेंट। व्यवस्था थोड़ी आपको ऑनलाइन, आज देखिए, आज सारा जमाना ऑनलाइन का है भाई। हम लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं सब ऑनलाइन कर रहे हैं। अरे भैया, आप पूरा सिस्टम बनाइए, गाड़ी की पूरा नंबरिंग होनी चाहिए, उसमें लोग बदतमीजी करके जा रहे हैं, लोगों के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपको कोई खबर नहीं है, कुछ नहीं पता आपको। तो कहीं ना कहीं हम सिस्टम में फेल हैं। इतना बड़ा, इतना खूबसूरत उत्तराखंड होते हुए हम लोग कहीं ना कहीं काम नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों को वहां पे रोजगार दीजिए, तरीके से दीजिए, सिस्टम बनाइए, मीटिंग्स करिए, कमेटीज बनाइए। आप कमेटी से आपकी जवाबदेही होनी चाहिए कि बताइए क्या काम कितना हुआ है। आपको अपन पैसे कमाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। आपने 4 धाम की बात करी, मैम, वहां पर लोग की आस्था भी जुड़ी है, और अब जिस तरह से बार बार न्यूज आती है कि घपला हो रहा है चंदे में, पकड़े भी गए कुछ,
तो लोग बोल रहे हैं यार वो जूनियर को ऐसे ही फंसा दिया। अगर कांग्रेस सरकार में आती है दोबारा जांच बैठाएगी इस पे? मैं आपको बताऊं, कभी भी बड़े बड़े जितने भी कारनामे होते हैं, चाहे अंकिता हत्याकांड हो या आप चंदा चोरी की बात करेंगे, उत्तराखंड में कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहां पर चंदा चोरी नहीं हो रही है। बड़े जो हमारे ये 4 धाम है, 5 धाम है हमारे, लेकिन उस पर खबर कोई नहीं लेता है और उसपे सारे बड़े लोग मिले हुए हैं। पेपर लीक होता है, आप देखिए इन्हीं का हाकम का नाम आया ना। हाकम तो छोटी सी मछली है। प्रोटेस्ट चल रहा है दोबारा, उत्तराखंड का ही मतलब नाम आ गया। सोचिए पूरे देश में वही चल रहा है कि अभी परसों की बात है टेक्निकल। अब मुझे बताइए आप इसमें कौन किसकी जवाब देही है? जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनकी जिम्मेदारी है ना, वो कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं। जब कांग्रेस रही होगी तो कांग्रेस की जिम्मेदारी होगी, लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी गवर्नमेंट को ये सब चीजें मैनेज करनी चाहिए थी जो नहीं कर पा रहे हैं। तो बार बार क्यों कह रहे हैं कि फेलियर गवर्नमेंट? बिकॉज द रीजन, क्योंकि आप फेलियर हैं, आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। आपके हर चीज में चोरी है, चारा चोरी, चंदा चोरी, मंदिर चोरी, छतर चोरी, पेपर चोरी। आप बताइए ना कौन सी चोरी नहीं कर दी इन लोगों ने? हम इसलिए नहीं हूं, मैं इसलिए की बात नहीं कर रही हूँ कि मैं किसी उस पर जुड़ी हुई हूँ, पार्टी में जुड़ी हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं ये एक ऐसी बात कर रही हूँ क्योंकि मैं एक समाज में रहने वाली महिला हूँ और एजुकेटेड महिला हूँ। मुझे समझ है समाज की, बचपन से लेकर के हमने संघर्ष करे हैं, हर चीज की समझ सीखने की कोशिश करी है। और आज हम अगर इतने सवाल कर रहे हैं तो बहुत समझदारी से ही रख रहे हैं आगे। तो ये सवाल हमारे रहेंगे। ये सवाल सिर्फ सवाल तक नहीं होने चाहिए, इसका उत्तर देना बहुत जरूरी है और इसकी उत्तर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसका समाधान बहुत जरूरी है, जो आज कहीं ना कहीं बीजेपी के पास कुछ नहीं है। बीजेपी के नेताओं का नाम आता है कि उन पे खर्चा हो रहा है जब वो 4 धाम यात्रा पे जाते हैं। सुना होगा आपने, वो मना, लाडली जी का अपनी तरफ से मना करते हैं, बट वहां से तो वो बोल रहे खर्चा हुआ है। देखिए वो बाद में सब कुछ मैनेज हुआ, कैश की पर्चियां दिखाई जा रही है, मैंने कैश दे दिया। पहले तो बताइए आपके पास कैश कहाँ से आता है? इतना कैश कहाँ से आ जाता है? देखिए पूरा शक्तिमान जी की, लाडली जी की मैं भी चर्चा करने वाली थी, आपने बोल दिया कि पूरा वो ऐसे ही जाते हैं ये लोग। इन्हें जेब से खर्च करने की आदत नहीं है। ये लोग ऐसी सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं। सरकारी लोगों पैसा, इतना पैसा होते हमारे टैक्सेस का पैसा है, नहीं चंदे का पैसा। टैक्सेस छोड़िए, वो चंदे डायरेक्ट जो चंदा है उसका पैसा है। यस, ये सब पैसा जो है इनको आदत पड़ चुकी है सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने की। ये जाते ही सिर्फ सभी मंत्री ऐसे जाते हैं, कौन नहीं जाता मुझे बताइए? इनकी गाड़ियों में जो पेट्रोल फूक रहा है, इनके जो 4 इनको जो वो पुलिस, मैं तो सोचती हूँ हमारी गवर्नमेंट आनी चाहिए, पुलिस का सब चीजें खत्म होनी चाहिए, कुछ नहीं। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस के लोग भी जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी ना, मैं रिक्वेस्ट, मैं तो नहीं चाहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कांग्रेस के नेता फायदा, अरे भैया समाज सेवा के लिए, जन के काम के लिए आपको घोड़ा गाड़ी की जरूरत ही नहीं है। आप बनो ना, काम करो ना, आप काम करने वाले बनो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। जब आप काम करते हो ना तो आपके पीछे तो ऐसी गाड़ियां लग जाती हैं, आपको जरूरत नहीं है। ये क्या है, पुलिस आपको सारे आपको चाहिए सब कुछ साथ में। काम आप इसलिए करते हैं, आप काम आपको करना नहीं है इसीलिए आपको पुलिस सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। काम किए होते तो किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। तो मैं इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मुझे लगता है हमें जमीन पे रह के काम करना होगा, जनता के साथ खड़ा होना होगा, जनता की बात सुननी होगी। आप किस बात के जननेता है? जननेता किसको बोलते हैं? पहले तुमको क्लासेस करवाओ बीजेपी के सारे मंत्रियों को कि आप जन नेता बन गए। आपके पीछे भी गाड़ी, आपके आगे भी गाड़ी, और आपके पीछे तक गाड़ियां ही गाड़ियां, काफिला। आपके अध्यक्ष जी आते हैं नवीन जी, तो मेरे ख्याल में 100-150 गाड़ियां लेकर के आप जाते हैं, तब आपका कुछ नहीं कोई सवाल करे आपसे। और जब हम बोलते हैं तो हम बुरे, और रोड सुबह ही ब्लॉक कर देते हैं, पूरी रोड, स्कूल की दिक्कत। आप ये देखिए, मैं आज ये महसूस कर रही हूँ, आप यहाँ पे ट्रैफिक जाम देखिए, मेरे घर से निकलने के बाद 20 मिनट लगते हैं। देखिए इसका सिस्टम बनाना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन के साथ बैठ करके, ट्रैफिक जो हमारा जितना ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उनके साथ बैठ करके इसका सिस्टम बनना चाहिए। ये लोग टाइम नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनको फाइल साइन करनी है, बहुत बूटी फाइलें साइन करनी है, और दिल्ली में जो है इनको हर मंथ पैसा भेजना है। तो ये कहाँ से मैनेज करेंगे? कर ही नहीं सकते क्योंकि इनके पास अभी इन छोटे कामों के लिए समय नहीं है। इनके लिए तो बहुत छोटे काम है, इनको कोई लेना देना नहीं है। आज हम आपदा के उस शिखर पर खड़े हुए हैं। आज हम मसूरी की, जब मैं देखती हूँ हालत, आज वो स्थिति हो रखी है मसूरी की कि मुझे चिंतित हूं मैं कि अगर जरा सा धक्का भी आया ना तो बहुत बड़ी हानि होगी और फिर हम नहीं समझ पाएंगे। हमें उस चीज के बारे में हम नहीं सोच पा रहे हैं। हमारा पहला कार्यक्रम हो रखा है पेड़ काटना। बीजेपी का सबसे पहला एजेंडा है पेड़ काटो, धनाधन पेड़ काटो और जमीनें खाली करो और उसके बाद उनको सेल करो। आप देखिए भूमाफिया की अगर मैं बात करूं, आप बीच में भूमाफिया का मैं देख रहा था आपका वीडियो, आप कुछ क्वेश्चन उठा रहे थे कि ज्यादा मंजिल की नहीं बननी चाहिए देहरादून में, ऐसा कुछ था वो? देखिए मैं आपको बताती हूँ, हमारा खाला गांव का एक मामला है।
उस खाला गांव में किसी की जमीन होगी 10-12 बीघा, 8 बीघा, 4 बीघा, 6 बीघा, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद फिर कड़वी बात बोलूंगी तो फिर ये बातें दूर दूर तलक जाएंगी ना। हम कुछ लोग इधर के, कुछ लोग उधर के, सब मिलके उसमें, और उसको 150 बीघा लैंड बना दी है, 100-125 बीघा लैंड बना दी है। उसके अंदर जंगल ही जंगल, और इतने पेड़ कटे हैं वहां पर कि मुझे तकलीफ हो रही है कि हम कर क्या रहे हैं। ये पैसा कमाना है। एक पार्टी की बात नहीं करूंगी, बहुत सारी पार्टियों के लोग मिले हुए उसमें, और समय आने पर बताऊंगी जरूर। फिर उस पर हमने डीएम से बात करी, उस पर रोक लगवाई। अब उस पर काम बंद है अभी फिलहाल, और उस पर इतने सारे लोग मिल गए उस जमीन को खाने के लिए कि ऐसी स्थिति पूरे मसूरी में हो रही है। अपने वार्ड्स में लोगों ने की हुई है, पार्षदों ने की हुई है, इनके बीजेपी के पार्षदों ने की हुई है। सब मिलजुल कर, जब जमीनें बेचने का समय है तो सब एक हो जा रहे हैं। अरे लेके तो आओ मुझे, जेल ना भिजवाए तो मेरा नाम सोनिया नहीं। जेल भिजवाएंगे? बिल्कुल भिजवाऊंगी। जमीन नहीं खाने दूंगी, सरकारी जमीन नहीं खाने दूंगी। कमाइए आप, हम आपको ये नहीं कहते कि आप मत कमाओ, कमाइए, सबको अधिकार है कमाने का, लेकिन इनलीगल तरीके से नहीं कमाने दूंगी। जो सरकारी जमीन है उसकी सुरक्षा करना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। हमने खुद नहीं खाया, क्यों खाने देंगे? सरकारी जमीन को क्यों खाने देंगे? भाई कमाइए आप, ठीक है, जहां से आपको लगता है भाई हम कोई लैंड रिसेल में खरीदिए, बेचिए, हमें क्या लेना देना। लेकिन सरकारी जमीनों को बेचना अपराध है तो अपराध है, जंगलों को काटना अपराध है तो अपराध है। और ये हमारी सृष्टि के साथ, हमारी धरती माता के साथ जो अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ सोनिया गांधी जरूर लड़ेगी और हमेशा लड़ती रहेगी। थैंक यू मैम, से बात करें। थैंक यू सो मच।